मॉडर्न हिस्ट्री में भारत में गांधी को ले आए थे, तो देखे थे 9 जनवरी 1915। अब आज के क्लास को बढ़िया से समझे। गांधी जी अपने जीवन का बहुमूल्य समय, जिसको जवानी कहते हैं, मेन ऊर्जा कहते हैं, एक्सपेरिमेंट के साथ दक्षिण अफ्रीका में बिता लिए और 21 वर्षों तक रहने के बाद 9 जनवरी 1915 को भारत पहुंचे। जब भी भारत आए तो उधर ताजा कार्यक्रम क्या था? तो भारत में ताजा कार्यक्रम हम लोग देख चुके थे कि 1907 में जो एक संस्था चल रही थी कांग्रेस, वो नरम दल और गरम दल में विभाजित था। एक का कहना था कि बड़ा मुलायम होकर अंग्रेज से मानना है, वो अगर मना करते तो कुछ काम नहीं करना, और एक का कहना है मुलायम बनना ही नहीं है, एकदम बम पटक के काम करवाना। बताओ सक्सेस कौन था? कोई नहीं। अंग्रेज किसी का नहीं सुन रहे थे। एप्लीकेशन और सेवा में श्रीमान डस्टबिन में बम पटके, एक बम का मतलब पूरे जवान लोग उस क्षेत्र का जेल में जाए, और इतना कठोर कार्रवाई किए, दोनों ही फेल था। किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम अंग्रेज से बात कैसे करें कि मेरा बात मान ले, कोई तरह का कोई उपाय नहीं, दोनों फेल। इसी बीच हम लोग देखे कि 1909 में मॉर्ले मिंटो एक सुधार अधिनियम आया। उसके बाद हम लोगों को समझना है कि जब कुछ हल्ला हंगामा शुरू हुआ बंगाल विभाजन पर, तो 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। स्वयं इंग्लैंड के युवराज जॉर्ज पंचम भारत आए और उन्होंने कहा कि जब बंगाली लोग हल्ला ही कर रहे हैं तो बंगाल विभाजन खत्म कर लो। लेकिन इसके पहले भारत की राजधानी कलकत्ता चल रही थी। 11 में पहली बार कलकत्ता से राजधानी दिल्ली बनाया गया और दिल्ली में भारत की राजधानी 11 में सेट हो। उसके बाद अंग्रेज 11 से दिल्ली में ही रहने लगे। जॉर्ज पंचम स्वयं इंग्लैंड से राजधानी उद्घाटन में आए। जब जॉर्ज पंचम आए तो यही रविंद्रनाथ टैगोर बड़ा खुश है कि बंगाल विभाजन रद्द हो गया, चलिए बहुत बढ़िया काम हो गया। जॉर्ज पंचम के स्वागत गीत में रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया। कैसे कोई गेस्ट आते हैं तो आजकल बच्चियां लोग स्वागत गीत गाती, पहले महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलते थे तो जेंट्स ही गालियां करते थे। बात समझ लें, पहले बच्चे निकलती नहीं थी, पर्दा पर था तो जेंट्स ही अपना बैठा और गाली। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने ही स्वागत गीत गाया और उन्हीं का स्वागत गीत था जॉर्ज पंचम के लिए जन गण मन अधिनायक जय। उन्होंने गाया कि हम लोग जन गण मन जो भारतीय हैं उसके अधिनायक आप जॉर्ज पंचम हैं, आपकी जय हो जय हो जय हो। जॉर्ज पंचम ज्यादा हिंदी तो जानता नहीं था, लेकिन फिर भी जय हो ये टर्म हिंदी रहे चाहे अंग्रेजी रहे एक ही है। अंतिम में जब सुना जय हो जय हो जय 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 हो, वो इतना प्रसन्न हुआ कि कौन इंडियन आदमी, तो मालूम चला कि इतना जय करने वाला रविंद्रनाथ टैगोर है। यही जॉर्ज पंचम वही इंग्लैंड के ही बगल में देश है नॉर्वे स्वीडन, यही नॉर्वे से मेन पुरस्कार मिल रहे थे। बगल का नॉर्वे डेनमार्क स्वीडन ये सभी देश ही मेन ज्यादा एक्टिव थे नोबेल प्राइज। और यही जब इतना जय जय किए तो जाके वहां कहे कि देना है साहित्य में तो इंडिया में कह दे दो। और रविंद्रनाथ टैगोर जस्ट अगले ही साल जय उनका हो गया, एशिया महादेश के पहला व्यक्ति बने जिनको नोबेल पुरस्कार मिले। आज हम लोग का राष्ट्रगान यही है जन गण मन अधिनायक जय। कई व्यक्ति आपत्ति करते हैं कि जॉर्ज पंचम का स्वागत गीत ये हमारा राष्ट्रगान कैसे हो, तो कई कोर्ट का भी कहना है कि इसमें जॉर्ज पंचम कहां लिखा हुआ, इसमें लिखा हुआ है जन गण मन के जो अधिनायक है उनकी जय। तो उस समय जॉर्ज पंचम था उसकी जय था, आज नहीं है। आज अधिनायक मेरा राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, उसी का जय नहीं रहेगा तो प्रजा का क्या जय हो। इसीलिए मैंने तुम लोग 15 अगस्त 26 जनवरी में बचपन में जन गण जल्दी गा के जलेबी पर ध्यान देता था कि बट कहां रहा या लड्डू कहां। इसमें ध्यान ये देना था कि ये जो गान था ये 11 में गाए गए थे जॉर्ज पंचम के स्वागत गीत के लिए। और आज भी है कि हम जॉर्ज पंचम नहीं है, हम लोग जन गण मन के जो अधिनायक है कौन, हमारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, उनकी जयकारी लगाते हैं। तो अब हम लोग ध्यान दें 1912 में पुनः कहा गया कि बंगाल सचमुच बड़ा है, इतना में शासन नहीं हो सकता, इसीलिए अब हम पूरे बंगाली को छोड़ देते हैं और बंगाल से बिहार झारखंड उड़ीसा अलग करके हम लोग इसकी राजधानी पटना बनाते हैं। और यही 1 अप्रैल 1912 को बिहार राज्य की स्थापना होती है। यहां से बिहार का हिस्ट्री शुरू होता है। तो आपसे पूछा जाए बिहार की स्थापना कब है? 1912। कांग्रेस का एक लक्षण था, जो जिस इवेंट के लिए इंपॉर्टेंट था बैठक अगले साल वही करते थे। जैसे आपने खुद देखा कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ तो 5 का बैठक उस समय हो चुका था, तो 6 में जान के बैठक कलकत्ता की और आपने देखा दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बना के स्वराज की घोषणा की। 12 में इसी प्रकार आप देखोगे कि बिहार राज्य की स्थापना है, तो पहली बार कांग्रेस का बिहार में बैठक 12 में ही पटना के बाकीपुर में होगा। आगे चल के पढ़ोगे कि माधवलकर उसके अध्यक्ष बनेंगे। तो आपसे पूछा जाए कांग्रेस का पहला बैठक कब हुआ? 1912। क्यों 12 में हुआ? क्योंकि 12 में बिहार राज्य की स्थापना हो गई। अब इसी गहमा गहमी के बीच में 14 से 18 प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ और 15 में गांधी आ गए। गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ये 9 जनवरी को गांधी आए। जनवरी से 1 महीना अगर जोड़ दे तो जनवरी के बाद फरवरी, तो 1 महीना जोड़ रहे हैं तो आगे भी है और आगे इसमें भी एक जोड़ना है तो जनवरी के बाद फरवरी। 19 फरवरी 1915 गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु हो जाती। तो आपको ध्यान रखना है कि गांधी के जो राजनीतिक गुरु है गांधी के आगमन के साथ ही उदित कर गए। गोपाल कृष्ण गोखले जब मिलने गए थे साउथ अफ्रीका, तो याद है वहां भी गए थे 12 में। और जब साउथ अफ्रीका गए तो गोपाल कृष्ण गोखले एकदम विदेशी साड़ी बहुत महंगा कस्तूरबा के लिए लेते गए थे गिफ्ट देने के। भाई जा रहे हैं तो आप जो है गिफ्ट देंगे तो बढ़िया साड़ी दी। गांधी जी बड़ा संयोग करके साड़ी रख रहे हैं, आगे उस साड़ी की कहानी आगे उसको भी गिफ्ट दिला दिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए प्रसंग में। अब यहाँ प्रसंग है गांधी 1915 में भारत आने के बाद पूरे वर्ष भारत घूम रहे हैं। अभी मन बना रहे हैं कि हम भारत ही रहेंगे, अब कहीं नहीं जाए, यही के लोगों की सेवा करें। और 15-16 पूरे भारत भ्रमण की और भारत की मिट्टी से, भारत की गांव से उन्होंने नई कई विधि सीखी, जिस विधि को देख के पूरा विश्व दंग था। एक तो इन्होंने अपना पहला सत्याग्रह का एक्सपेरिमेंट पहले से ही ऑलरेडी कहा कर चुके थे दक्षिण अफ्रीका में, जिसमें मुख्य था कि दुश्मन के लिए भी द्वेष नहीं रखना। आपका कोई शत्रु भी है तो आप उसके लिए इतना प्यार रखें, इतना बढ़िया सोचें कि उसके हृदय में परिवर्तन हो, उसके हृदय परिवर्तन के द्वारा कार्य करना है, किसी प्रकार की हिंसा नहीं, मारपीट नहीं। गांधी का सोच बिल्कुल अद्भुत। गांधी कहते हैं हृदय परिवर्तन। कोई एक थप्पड़ मार भी दिया तो गांधी कहते हैं कि एकदम मारा भी तो द्वेष मत रखो, उसको कहो कि अगर हमें मारने से आपका कार्य सिद्ध हो जाता है तो और मारिए, आपका काम हो जाना चाहिए। हम लेकिन इसमें कुछ नहीं किए। उसको ऐसा बोलिए कि उसके हृदय में परिवर्तन आए कि ये बेचारा के बेकार मारे, ये सीधा है और वो पछतावा ले, ये चीज है। न कि भगत सिंह जिस हाथ से मारा है वो हाथ तलवार देंगे, वो हाथ मुझे दे दो और हाथ उंगली तोड़ने के फिर लग। ऐसे ही नहीं नोट पर गांधी जी का फोटो। गांधी के कुछ अद्भुत गुण को अभी तुम सुनोगे कि जो एक बाकी लोगों में नहीं। अब सोचो कि कह रहे हैं कि दुश्मन के लिए भी देश नहीं रखना, ऐसा काम करना है जिससे उनका हृदय चेंज। हिंसा सोचना ही नहीं है। इनका हथियार क्या है? अहिंसा। गांव में जब घूमे तो एक से एक आइटम देखे, क्या तो आइटम देखे बहिष्कार, आइटम देखे स्वदेशी, आइटम देखे चरखा, आइटम देखे उपवास। ये सब जो आइटम देखे, ये सब जो एक एक, तुम लोग आइटम मैंने क्या समझा? इसमें गांधी जो एक एक करके देख रहे हैं, इसमें इन सभी से वो देख रहे हैं कि गांव में हृदय परिवर्तन संभव। जैसे बात समझिए, गांधी नरम है कि गरम?
जल्दी बोलिए। गांधी बीच में, और गांधी कहते हैं कि कोई कार्य सिद्ध नहीं। जैसे गांव में गए तो देखे कि आदमी के अंदर एक ऐसा सिस्टम है, जो आदमी गांव में बदमाशी कर रहा है तो उसके यहाँ बहिष्कार, न्योता पानी बंद। तुम अक्सर गांव में देखे होंगे कि किसी का रहेगा तो कहेगा वो उनका ऐसे नहीं चलता। ये क्यों है? जरूर उनके यहाँ कोई कभी टनली किया हो, और इसीलिए उनके यहाँ से बंद किया हुआ है। किस लिए? ताकि उसका हृदय में परिवर्तन हो। मारपीट नहीं करना, न्योता पानी बंद। अगर व्यक्ति दूसरे यहाँ बदमाशी किया तो वहां से भी बंद। गांव में कई लोग बदमाशी किया, सब क्या से बंद। और गांधी कहते हैं कि कोई साधारण हथियार मत समझो, ये बहुत बड़ा हथियार। अगर पूरे गांव वाला किसी को बहिष्कार कर दे, न्योता पानी बंद कर दे, तो पूरे गांव में किसी के यहाँ भोज रहेगा तो इसको आमंत्रण नहीं है, तो बेचारा शाम में होते ही दरवाजा बंद कर लेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि आज चिढ़ाने कई लोग आएंगे कि कहा न्योता है तो चल, झूठ मूठ का पूछने आएगा। तो जान करके उसके यहाँ महिला पुरुष दरवाजा बंद रखें। है तो व्यक्ति, उसके घर की जो महिलाएं हैं क्या वो शांति से बैठ पाएंगी? नहीं। खिड़की बंद भी रखेंगे तो हल्का से देखेंगे कौन महिला कौन साड़ी पहन के जा रही, तो देखेंगे ना उनके अंदर कैसे बैठ सकती, कौन कौन जा रहा है, कौन साड़ी पहन के जा रही है, क्या है। पुरुष भी बेचारा कान दे रहेगा कौन क्या बोल रहा है। और जिस समय उधर से आएगा कि हाँ भोजन था, रसगुल्ला का तो छूट था, ये भोजन जबरदस्त था, एक लाभ टपके लगे रसगुल्ला का, ध्यान दो यार। तो अब जिस समय ऐसी बात वो सुनेगा तो उसके अंदर बोलो हृदय चेंज होगा कि नहीं होगा? चेंज होगा। उसको लगेगा कि आप बदमाशी नहीं करेंगे, 3-4 न्योता ऐसा छूट गया। तो धीरे धीरे वो व्यक्ति अब जो बूढ़ा होंगे बुजुर्ग होंगे प्रणाम करेगा, सलाम करेगा, लोग आपस में बतियाएंगे कि सुधर रहा है। फिर जब एकदम सुधर जाएगा तो होगा न्योता चालू हो। देखिए टेम्पोररी पार्ट, ये नहीं कि बंद का मतलब परमानेंट नहीं। और गांधी सीख रहा है कि बड़ा बढ़िया हमारे भारत के गांव का एक अस्त्र है हमारा, और इससे हम परिवर्तन कर सकते हैं। उन्होंने अस्त्र देखा उपवास, स्वदेशी। गांव के आदमी दूसरे चीज पर डिपेंडेंट नहीं होते। उठे एक कहीं से लकड़ी उठा लिए, कहीं से तोड़ लिए, दातुन हो गया। ये नहीं है तुमको विदेशी ब्रश चाहिए, जहां ब्रश तो पेस्ट खत्म, जहां ब्रश पेस्ट मिला जीभी मिलाया हुआ है। गांव के आदमी कहीं भी बस एक हाथ तोड़ा शुरू, फाड़ दिया जीभी, विदाउट पेस्ट सब क्लियर, एकदम स्वदेशी। उसको ना साबुन चाहिए ना शैम्पू चाहिए, कुछ नहीं है तो मिट्टी बड़ा बढ़िया रगड़ लिया, एकदम क्लियर हो गया। गांधी कहे कि इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। उपवास को भी उन्होंने बड़ा बढ़िया अस्त्र के रूप में देखा, कहा कि यह भी हृदय परिवर्तन का एक अस्त्र है। किसी का मान लो कि तुम अपने घर में कोई डिमांड रखते हो, नरम से रखते हो और फिर गर्म से रखते हो। अब तुमने कहा कि हमें एक मोटरसाइकिल चाहिए, पटना पड़ते हैं, थोड़ा कोचिंग दूर पड़ता है, और इसीलिए एक आवेदन लिखे, पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, और लिखे विषय, फिर कहे कि इधर तैयारी अच्छी से चल रही है, आपका आशीर्वाद है, लेकिन थोड़ा दूर पड़ रहा है, एक मोटरसाइकिल ले देने की कृपा करें। बड़ा बढ़िया से एप्लीकेशन प्यार से लिखे और उसको भेज दी। पिताजी ने पढ़ा और हल्का मुस्कुराया कि मोटरसाइकिल चाहिए, पढ़ेगा कि मोटरसाइकिल लेगा, साइड कर दी। कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो दूसरा बार फिर कुछ निवेदन से कुछ नहीं प्रभाव पड़ा। घर गए हुए देखेंगे कुछ नहीं सुनवाया, ठहरो, खाना मिला थाली पर रख दिया, मोटरसाइकिल हम दोबारा लेके नहीं आया अभी तक, हमें कहा खाना पूरा खाना फेंक दिए। मालूम चला कि पिताजी आके 4 तबाक ऊपर से, तो तू खाना फेंक रहा है, इतना तुमको हिम्मत हो गया है। अब तुम शांत हो गया कि नरम फेल और गर्म भी फेल, और क्या करें। यही था भारतीय राजनीति में उस समय नेताओं का। कोई चीज से सुनवाई नहीं था। गांधी कहे कि घबराओ मत, हमारा इस समय कोई आइटम एक जोड़ो, जैसे एक आइटम है उपवास। अब जिससे तुम घुसाए हुए अभी, उसके लिए भी द्वेष नहीं रखो, तुम्हें अंदर लगता है कि यही बिगाड़े हुए का, उसके लिए भी ऐसा रखो उसका हृदय चेंज। खूब बढ़िया से बतियाओ, खूब मिला से पढ़ो, लेकिन खाना छोड़ दो और कहो कि हम प्रतिज्ञा ले लिए जब तक नहीं मोटरसाइकिल आएगा भोजन नहीं करेंगे। उपवास में यही मत समझिए कि घुसाए हुए, पढ़ाई भी करेंगे, आएगा तो बतियाएंगे। अब एक दिन सब कुछ नहीं खाए, दूसरा दिन होती है लोग की चिंता बढ़ेगी कि खाया तो नहीं, मुंह फुलाए हुए बतियाता बड़ा बढ़िया से कर रहा है तो खाली पढ़ रहा है। तो धीरे धीरे दूसरा दिन लास्ट होते होते हृदय चेंज होना तय, और जैसे ही हृदय चेंज होगा सब मिल के आएंगे कि बाबू खा लो, ना प्रतिज्ञा टूट ना जाएगा, प्रतिज्ञा कर लिए है, चलो तो अभी तुम खाओ, कल सुबह आएगा, नहीं आ जाएगा तब खाएंगे उपवास। लेकिन गांधी जी बड़ा प्रैक्टिकल थे, वो देखते थे कि मामला गड़बड़ा है तो खाइयो के कर लेते थे। ये बात समझ लेना। गांधी जी की कहानी देखोगे तो देखते थे कि जिसमें हो जाए, हम 10 का डिमांड किया 2 ही मिल रहा है तो मामला घींच लेना, यानी कि 0 पर नहीं रहना। तो गांधी एकदम प्रैक्टिकल रह के एक ऐसा सिस्टम थी। गांधी की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या थी? तो सबसे बड़ी खूबसूरती थी कि उन्होंने लंदन में पढ़ने के बाद भी जो प्रोग्राम इंडिया में बनाया उसे एक अनपढ़ व्यक्ति भी समझ सकता था। गांधी अगर चाहते तो कहीं जाके अंग्रेजी में पढ़ाते 2 घंटा बोल सकते थे, क्यों लंदन में पढ़े थे, लेकिन वो जहां जाते हिंदी में प्रोग्राम इतना आसान बनाते कि अनपढ़ आदमी भी कहता कि एकदम क्लियर समझ गए। ये सबसे बड़ी खासियत। उनके प्रोग्राम में हिंसा का कहीं गुंजाइश नहीं था, सिर्फ अखबार में फोटो निकलने का चांस था, पिटाने का डर ही नहीं। तो जो व्यक्ति जा रहा है वो साथ में पत्नी और महिलाएं भी बढ़ रही। इसके पहले भारतीय राजनीति में महिलाओं का एकदम न के बराबर। गांधी के आने से कोई महिलाएं घर में परमिशन ले रहे जाए, गांधी जी वहां आए हैं तो घर में लोग कह रहे हैं कि गांधी जी हैं तो जाइए, कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि गांधी जी हिंसा नहीं करे, वो रोड किनारे बैठिए, अंग्रेज के खिलाफ भी यही बैठ के कहिए कि हम प्राण निकाल देंगे, आप ही के नाम से मर जाएंगे, जाइए पाप लिखेगा, एक दिन होगा 2 दिन होगा, उसका अपने हृदय चेंज होगा कि बेकार मर गया कोई तो पाप लिखेगा, क्या जी बोलो तो ठीक है इतना मानो, ठीक है मान के उठा लेंगे। गांधी पिटाने वाला रोड जाम करो, फला जाम करो, सब नहीं, हमको बैठना है तो रोड जाम नहीं करेंगे, रोड के किनारे बैठ के और देख लीजिए नहीं सुनेगा तो यही प्राण त्याग दे। यहाँ तब तक बैठेंगे जब तक आपका हृदय चेंज ना हो। ये गांधी का मेन थ्योरी था, और इसीलिए गांधी नहीं रहते तो पूरा देश आजाद होता कि नहीं होता। हर देश में गांधी थे, लेकिन गांधी ने न्यूनतम हिंसा में आजादी दिलाई। गांधी नहीं रहते तो जलियांवाला बाग जैसा कई भाग की घटना सुनने को मिलती। गांधी के इंपैक्ट तुम देखोगे तो लगेगा कि नहीं बहुत बढ़िया काम किया है। तो अब ये तो गांधी के एक हल्का थाउट आपको दिए कि जिसमें उनके चिंतन समझ में आए। गांधी बहुत गुस्साएंगे अंग्रेज से तो क्या कहेंगे, मारो पीटो ऐसा, चलो बोलो। गांधी एकदम गुस्साएंगे तो अंग्रेज को क्या कहेंगे, मार के एकदम ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। नहीं, गांधी खूब गुस्साएंगे तो कहेंगे कट्टिस, ना बोलेंगे। गांधी के आंदोलन कट्टिस वाला। गांधी छोटकन लड़कों से सीखे। छोटकन बच्चों के देखा होगा जो 1 क्लास और 2 क्लास में रहता है, उसका आंदोलन दिखा कितना भयंकर है। कोई लड़का बदमाशी करेगा तो बस कुछ नहीं, उंगली निकालेगा कहेगा कट्टिस, और अपने सब साथी को कहेगा कि तुम लोग कट्टिस हो, सब कट्टिस करके उसको बहिष्कार कर दे, सब खेलेगा और उसको छाट दे। अब कहेगा हमको खिलाना ना, हम लोग कट्टिस है तो साइड रो। और धीरे धीरे उसका हृदय चेंज होगा तो कहेगा ना नहीं करेंगे, नहीं करेगा तो नहीं, तो तुरंत दोस्त, तुम लोग भी दोस्त आ जाओ, दिखा ऐसा खेल, तुम लोग भी क्या होगा। गांधी का सेम यही थ्योरी आएगा। वो अंग्रेजों से खूब गुस्साएंगे तो कहेंगे असहयोग आंदोलन, रो सहयोग हम ना करेंगे, बोला चालीन नहीं। असहयोग तुम देखो घर में क्या है, शुरुआत में असहयोग ही होता है। अब 2 गोतनी आ गई है, अब दोनों में हल्का लड़ाई होगी तो एक गोतनी अब सुनो कहने की बात हो नहीं, वो अपना बेटा को समझाए हुए उधर जाना, बुला के दूसरा काम मत करना। अब उसके यहाँ अचानक गेस्ट आना है, सुनो बाबू मम्मी मारेगी, असहयोग। असहयोग यही है। तो अब बताओ असहयोग आंदोलन समझ में आया तुमको? तो गांधी का जो पहला आंदोलन है ये दूसरा चीज नहीं है, यही असहयोग। धीरे धीरे आएगा सभी ने, और अंतिम में होगा कि यार नहीं बात भारत छोड़ो। तो ये 3 मेन पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले अभी सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन देखें। गांधी पूरे घूमने के बाद दिसंबर 1916 आ गया, सुनते जाना है बढ़िया से।
दिसंबर 1916 मतलब गांधी जनवरी 15 में ही आए थे, 15 पूरा घूमे, 16 पूरा घूमे, दिसंबर लाद पूरे भारत का लगभग भ्रमण कर। और उसी बीच में दिसंबर 1916 में कांग्रेस का एक अधिवेशन था लखनऊ। अब गांधी देखे कि भारत आए हैं तो इस बैठक में हम भी भाग ले लेते, तो लखनऊ अधिवेशन में दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद गांधी पहली बार 16 में भाग लिए, ये भी वहां गए हुए हैं। गांधी के आने से पहले इनकी चर्चाएं यहां पहुंची हुई थी। दक्षिण अफ्रीका में जब भी बड़ा काम करे तो बड़े लोग सब जान रहे थे कि गांधी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। दक्षिण अफ्रीका में भी जेल में रहा है और काम दक्षिण अफ्रीका में भी अंग्रेजों से करवा लिया। तो गांधी 16 में आए हैं, तब तक अभी 16 को होल्ड पे रखे एक नया इवेंट अभी आज हम लोग को पढ़ना है, चंपारण सत्याग्रह। आज का क्लास मुख्य रूप से इसी पर है और आज चंपारण सत्याग्रह का बेस आपको क्लियर करें। तो देखना है पहले खूब बढ़िया से हमारे साथ अस्तित्व पे जो लोग अस्तित्व एकदम ध्यान दे देंगे उनको क्लियर होते चला जाएगा। देखिए ये हम लोग जो देख रहे हैं यही बिहार का मानचित्र हो गया और इस बिहार के मानचित्र में हम लोग को ये समझना है कि यह जो पार्ट है यही चंपारण है, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। इस चंपारण में अब घटनाक्रम क्या है आपको थोड़ा सा पहले से ले चले। जैसे ही अंग्रेज 1757 की प्लासी जीतता है, 64 में बक्सर जीतता है, वो 1767 आते आते वह भारतीय भूमि का कोशिश करता है कि ब्रिटिश के लायक हम काम शुरू करें। 1813 के बाद आपको बताया था कि 1813 से 1818 के बीच में एक नई एक्टिविटी आती और वह था कृषि का वाणिज्यीकरण, भारत की संपत्ति का पूरा उपयोग इंग्लैंड के लिए हित में करना। और इसी में 1813 आते आते नील की खेती करना प्रारंभ की। नील कपड़ा में देने वाला नील है, आजकल वह नील को रासायनिक प्रक्रिया से बनाते हैं, खेती नहीं होती। कुछ समय नील की खेती होती थी। अच्छा क्या तुम्हें मालूम है कि नील निकाले जाते थे फूल से, फल से, बीज से, किससे? गेस करो, गेस करो किससे नील की खेती होती थी? तो नील कैसे प्राप्त होता होगा? कितने लोग को, अच्छा कितने लोग को पत्ता से लग रहा है देखता है कि कोई नहीं वैसे नहीं रहता। पत्ता से किसी को लग रहा नहीं, कितने लोग को लग रहा है? फूल से, फूल से एक दो लोग हैं। और फल से कितने लोग को लग रहा है? फल से। अच्छा बीज से कितने लोग को लग रहा है? वेरी गुड, बीज से, बहुत सुंदर। तो नालायक नील पत्ता से प्राप्त होता था। बात सुनोगे तुम लोग जो है गेस मारा बीज से। नील की खेती में नील के पौधे 1 साल 2 साल तक के लिए रेडी होते थे और उसके पत्ते को सुखा करके नील की प्राप्ति होती थी। इसके लिए पूरे पंजाब फैक्ट्री बना के पत्तों से नील जैसा कलर निकल जाते। तो आपको ध्यान रखना नील में उपयोग होने वाला चीज क्या है? पत्ता। और दिमाग में से करें 1813 के बाद भारत में 2 क्षेत्र को चुना गया, एक पश्चिम बंगाल का क्षेत्र और एक बिहार के चंपारण का क्षेत्र। यहां नील की खेती शुरू हुई। और स्टार्टिंग में जिनको इच्छा थी नील रोकते थे, नहीं इच्छा नहीं रोके। धीरे धीरे 1860 आते आते इंग्लैंड से कई नीलहे आए अंग्रेज व्यापारी और वो भारत में ही नील की फैक्ट्री लगाने का सोचे कि यही फैक्ट्री लगाएंगे और फैक्ट्री लगाएंगे तो यही तुरंत प्रोडक्ट लेंगे, यही बना के और प्रोडक्ट बना देंगे। लेकिन फैक्ट्री लगाने के लिए आवश्यक था कि ज्यादा मात्रा में नील की खेती हो, तब तो फैक्ट्री चलेगा। तो उन्होंने 1860 में किसानों से बात किया और एक पद्धति लाई, पंचकठिया पद्धति। ध्यान दीजिए, पद्धति का नाम क्या है? पंचकठिया। अब ध्यान दें, पंचकठिया पद्धति ये लाया गया। पंचकठिया क्या सुनो रे नालायक, तुम लोग दिमाग लगाने लगता बीच में। पंचकठिया का मतलब क्या था? 20 कट्ठा में 5 कट्ठा, 20 कट्ठा में 5 कट्ठा भूमि पर नील की खेती आवश्यक। और इसने एग्रीमेंट बजाते करना शुरू किया। कारण था फैक्ट्री बैठा है तो कहा कि अगर 20 कट्ठा खेत है, 5 कट्ठा में भी नील करोगे, हम तुमको सुविधा क्या देंगे कि नील में 2 बार पटवन चाहिए। तो हम तुमको पटवन के लिए जो किसान तैयार हो गए उसके खेत तक बजाते हम पैन जैसा बनाएंगे, मेरा खर्चा से बने। लेकिन तुम 5 कट्ठा तैयार हो गए तब तो बगल में जो किसान है 5 कट्ठा के लिए तैयार हो तब तो। अब इस 60 में पंचकठिया पत्ती उनका चल दिया। लेकिन किसान देख रहा है कि 1 बीघा खेत में 5 कट्ठा में नील लगा देंगे तो खाएंगे क्या? तो कई किसान नीले से बात किया कि थोड़ा ज्यादा है, कौन रखेगा? तो इंटरेस्टेड हम लोग भी है। तो 7 साल बाद 1867 में यही पंचकठिया को 3 कठिया में बदल दिया। मैंने तुम खाली अंतिम वाला पढ़ लेना था इसलिए 3 कठिया हमने गलती सोचता कि गलती बोला गया सबसे पंचकठिया। तो 1867 में ये पंचकठिया को बदल दिया गया 3 कठिया। क्यों? ताकि ज्यादा किसान इसमें जुटे। 5 कट्ठा नहीं, बीघा में 3 कट्ठा, तब तो सही है। किसान कहा और ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा किसान इन क्षेत्रों में 3 कठिया पत्ती में अपना एग्रीमेंट कर लिए। फैक्ट्री वाला कहा कि भाई एग्रीमेंट करो, हम नहर पैन सब सुविधा देंगे, सुविधा भी बड़ा भयंकर दे दी। अब इसी बीच में जब बिहार में किसान उनको अच्छा खासा मिल गया तो बंगाल में भी शोषण करना जब शुरू किए तो बंगाल के नील के किसानों के दुख दर्द को एक पुस्तक है नील दर्पण। आपसे पूछा जाएगा नील दर्पण पुस्तक कौन लिखी? दीन बंधु मित्र। उस पुस्तक में उन्होंने दिखाया कि नील के किसान की कितनी दयनीय स्थिति और नील के किसान नील का प्रोडक्शन करें और पौने भाव में नील ले ले, 2 रुपया में ले ले पत्ता और अपने नील बना करके उसको 2000 में बेच, उसके पास पूरा लाभ, किसान के पास कुछ नहीं। और यही नील दर्पण में दीनबंधु मित्र ने पूरा उल्लेख किया। बंगाल के किसान तो जस्ट एक रिवोल्ट किए और पूरे बंगाल में लगभग नील की खेती बंद हो गई। अब यहाँ पर भी जो फैक्ट्री था उठा के चंपारण आ गए और चंपारण में अब धीरे धीरे लोग एग्रीमेंट जब कर लिए थे तो सब अंग्रेज व्यवस्था को टाइट कर ली और देखते देखते 42 प्रकार के टैक्स लगाए। 42 टैक्स, बेचोगे पत्ता अलग टैक्स, सुखाओगे तो अलग टैक्स, पैन दे रहे तो अलग टैक्स। जो किसान छटपटाएगा कि हम नहीं करेंगे तुम्हारे साथ, तो उसको नहर खोदने में जितना पैसा यहाँ लगा सब दो। इतना तरह का फिर जुर्माना है कि जमीन नीलाम हो जाए, भाग भी नहीं सकते हो। और अगर 3 कट्ठा में नील नहीं रोकेगा तो ये नीले लटकाए रखते थे, जबरदस्ती मार पीट करवाते थे। इतना किसानों का शोषण होने लगा कि यहाँ के किसान त्रस्त है कि किसी तरह हटे। तो एक बड़े अच्छे बड़े किसान थे राजकुमार शुक्ल। अब राजकुमार शुक्ल बेचारे पूरे एक्टिव, सब किसानों से दस्तखत साइन अंगूठा कराया कि मेरा पत्ती हटाया जाए। अंग्रेज के हाथ दिए, अंग्रेज कुछ नहीं सुना, फेंक दिया। रोड जाम किया सबको लेकर के, लाठीचार्ज, चारों के हाथ टूटा, गोड़ टूटा। अगला किसी को बोल रहा है कि चलो रोड जाम करें, कहा कि ना रोड जाम में बहुत मारता है, इससे बढ़िया जैसे हो निभाना। और इतना जब शोषण होना शुरू हुआ तो राजकुमार शुक्ल सोच रहे हैं कि कैसे इसको ठीक किया जाए। और इसी बीच 1916 में इनके पास एक विजन आया कि चलते हैं कांग्रेस की जो बैठक है वहां हमारे एक परिचित बाल गंगाधर तिलक है, इन्हीं के एक परिचित थे संत राउत इसी गांव के। वो कहा कि चलिए हम उन तक आपकी बात पहुंचा दे। झोला उठाए और अभी गांधी जी सब नहीं जान रहे, बेचारे गांधी जी को नहीं जान, ये अपना झोला टांगे और संत राउत के साथ यही पहुंच गए दिसंबर 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में जहां गांधी जी आए हुए। अब इन लोगों की मुलाकात एक व्यक्ति से हुई, ब्रजकिशोर प्रसाद, बहुत बड़े वकील थे और ब्रजकिशोर प्रसाद संत राउत को पहले से जानते थे। ब्रजकिशोर प्रसाद टोके कि भाई आप लोग आए हैं। राजकुमार शुक्ल को अपना पूरा दुख सुनाया कि मत कहिए, चंपारण में किसानों के नील वाले किसान की स्थिति बहुत खराब और हम थक गए, कोई सुनता ही नहीं। तो ब्रजकिशोर प्रसाद इशारा कर दिए कि उसको देख रहे हो दक्षिण अफ्रीका से आए, बहुत काम किया, धर लो, काम पक्का हो जाएगा। और तो राजकुमार शुक्ल को एक नई आशा दिखी कि दक्षिण अफ्रीका और लंदन वो गांधी के बगल में बैठे, गांधी को पूरा बोले कि देखिए हमारे यहाँ नील की खेती होती है। गांधी अपनी पुस्तक लिखे, सत्य के साथ मेरा प्रयोग।
उस सत्य के साथ मेरा प्रयोग में गांधी ने एक स्पेशली नील के दाग एक टॉपिक लिखा। उस नील के दाग टॉपिक में गांधी जी स्वयं बता रहे कि हम पहली बार गए थे लखनऊ और वहां एक व्यक्ति आया झोला टांग के साधारण ड्रेस में। उसने कहा कि नील के किसान तो हम देखे भी नहीं थे, नील के खेती सुने भी नहीं थे। मुझे कहने लगा कि बहुत अन्याय हो रहा है, हमारे लिए कुछ बोलिए इस सभा में। तो हम देखिए ऐसा ना कि हमारे इतना करके कौन हमसे क्या बुलवा देगा कि बाद में उल्टा पुल्टा हो गया तो दिक्कत है। तो हम साफ बोल दिए कि देखो भाई, हम एक दिन आएंगे तुम्हारे यहाँ और आने के बाद हम सब देखेंगे, देखने के बाद ही कुछ बोलेंगे। अभी एकदम हमको दूर हो जाओ, कुछ नहीं, हम आएंगे, पक्का है। राजकुमार शुक्ल कहे कि कब आइएगा, तो आएंगे चलो अभी, लेकिन अभी कुछ नहीं बोले। गांधी कहे कि हम तो टरका दिया, हम नहीं जानते थे कि हमको ऐसा लोग बुलाने आया है जो हमको गांधी से महात्मा बना देगा। तो हम तो अभी जस्ट सोचे कि नील का किसान पता नहीं क्या है, लफड़ा में क्या पड़ना, टरका दी। और इन लोग जब गांधी जी वैल्यू नहीं दिए तो राजकिशोर शुक्ल बचकिशोर प्रसाद के पास पहुंचे। बचकिशोर प्रसाद कहे कि आ गए हैं तो आपके लिए हम एक जांच कमेटी के गठन का प्रस्ताव पारित करवा देते हैं, कांग्रेस के लोग जांचने जाए। प्रस्ताव
की खेती आवश्यक किया गया। नीचे डैश देखिए, जर्मन में रासायनिक रूप से नील निर्माण प्रारंभ होने के बाद बिहार के किसानों का शोषण बढ़ा। बोलो किसके बुलाने पर गांधी जी आए? राजकुमार शुक्ल। डबल स्टार के लिखो, राजकुमार शुक्ल। कांग्रेस के 16 के लखनऊ अधिवेशन गए। 1916 के लखनऊ अधिवेशन गए, जहां ब्रजकिशोर प्रसाद ने जांच कमेटी का प्रस्ताव पारित किया। और यहां इनकी मुलाकात गांधी से हुई। नीचे डैश देखिए, राजकुमार शुक्ल के विशेष आग्रह पर 10 अप्रैल 1917 को गांधी पटना पहुंचे, जहां उनके मित्र मौलाना मजहरुल हक स्वागत किए। नीचे डैश देखिए, मुजफ्फरपुर में गांधी का स्वागत जेबी कृपलानी के वहां इनकी मुलाकात राजेंद्र प्रसाद से हुई। मोतिहारी जिलाधिकारी हिकॉक के द्वारा, जिलाधिकारी का नाम है हिकॉक, मोतिहारी जिलाधिकारी हिकॉक के द्वारा गांधी को आने का परमिशन नहीं दिया गया। इसके बाद भी गांधी वहां पहुंचे। नीचे डबल स्टार लगा के डैश देखिए, चंपारण सत्याग्रह भारत में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। यहां वे पहली बार सबने अवज्ञा का प्रयोग किए। नीचे डैश देखिए, मोतिहारी जिलाधिकारी हिकॉक के द्वारा गांधी को जहर देकर मारने की योजना बनाई गई। जिसे बत्तक मियां ने विफल किया। नीचे डैश देखिए, बिहार के उपराज्यपाल एडवर्ड गेट अंडरलाइन कर देना। एडवर्ड गेट ने तीन-कठिया पद्धति के जांच के लिए चंपारण एग्रोरियन कमेटी का गठन किया। जिसमें गांधी भी सदस्य थे। नीचे डबल स्टार लगा करके, इस कमेटी के अध्यक्ष, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस कमेटी के अध्यक्ष एफजी सलाई थे। बोलो एफजी सलाई कौन थे? देहरादून कृषि सलाहकार में देहरादून से कृषि का मेन रिसर्च का वहां अधिकारी है, इसीलिए इनको बनाया गया। सचिव कौन थे? चंपारण जांच कमेटी के सचिव कौन थे? सचिव का नाम था तन्नर सचिव है, एफजी सलाई अध्यक्ष है। एक व्यक्ति रिप्लेस हुए हैं तो उनका नाम पूछता है। एक व्यक्ति राजा थे और इनका नाम था राजा हरिनारायण। और राजा हरिनारायण को शुरू में सदस्य बनाया गया, लेकिन इनकी तबीयत खराब रहती थी, जा नहीं पा रहे थे, तो इनको रिप्लेस करके महाराजा कृत्यानंद को बनाया गया। कृत्यानंद, तो आपको कहीं रिप्लेस वगैरह होता है ना तो अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। तो नीचे लिख दीजिए, अध्यक्ष एफजी सलाई थे, जो देहरादून कृषि पदाधिकारी थे। इसके सचिव तन्नर थे।
नीचे डैश लिख दीजिए। जांच कमेटी के सदस्य राजा हरिनारायण के तबियत खराब रहने के कारण, जांच कमेटी के सदस्य राजा हरिनारायण की तबियत खराब रहने के कारण, राजा हरिनारायण की तबियत खराब रहने के कारण इनके स्थान पर महाराजा तृतीयानंद को चुना गया। इनके स्थान पर महाराजा तृतीयानंद को चुना गया। तृतीयानंद को चुना गया। नीचे डैश लिख दीजिए। जांच कमेटी की अनुशंसा पर, जांच कमेटी की अनुशंसा पर तिनकठिया पद्धति समाप्त किया गया। तिनकठिया पद्धति समाप्त किया गया। तिनकठिया पद्धति समाप्त किया गया। समाप्त किया गया। और 25% अतिरिक्त वसूले गए कर को वापस करने का आदेश हुआ। 25% अतिरिक्त वसूले गए कर को वापस करने का आदेश हुआ। वापस करने का आदेश हुआ। नीचे डबल स्टार लगा के लिख दीजिए। चंपारण सत्याग्रह की सफलता के कारण, चंपारण सत्याग्रह की सफलता के कारण, सफलता के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी को महात्मा की उपाधि दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी को महात्मा की उपाधि दिया। गांधी को महात्मा की उपाधि दिया। चलिए अब देखो, बड़ा बढ़िया सीरीज है। गांधी एक ऐसे व्यक्ति बने, पूरे भारत देखा कि बिना पिटाए, बिना कुछ किए काम हो गए, तो इसीलिए इनका अब डिमांड बढ़ेगा। अहमदाबाद, खेड़ा, तब देखेंगे इसके बाद जस्ट रोलेट टैक, जलियांवाला बाग हत्याकांड, यहां तक एक दिन हो जाएगा। तो पूरे क्लास में और सहयोग और पूरे सविनय पूरे भारत छोड़ो, 3-4 क्लास लगभग लगेंगे। अगले वीक में पूरा का काम खत्म लगभग हो जाएगा। मॉडर्न से लगभग निश्चिंतता मिल जाएगी आपको। तो अभी आज का क्लास यही तक। कल का क्लास हम लोग प्रोटीन टेलीग्राम पर देख लेंगे, वहां से फिर आगे हो जाएगा।